स्वागत है। आज हम गोता लगा रहे हैं न्याय यानी जस्टिस के अलग अलग विचारों में। हमारे पास कुछ दिलचस्प स्रोत है जो प्लेटो और अरस्तु जैसे प्राचीन विचारकों से लेकर जॉन रॉल्स और रॉबर्ट नोजिक जैसे आधुनिक दार्शनिकों तक सबके न्याय से जुड़े नजरियों को खंगालते हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद इन गहरे और कभी-कभी उलझे हुए विचारों को आसान बनाना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन महान दिमागों ने न्याय का मतलब क्या निकाला और उनकी नज़र में एक इंसाफ पसंद समाज कैसा दिखता है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं है। ये सिद्धांत सीधे तौर पर असर डालते हैं कि हम अपने समाज को कैसे बनाते हैं, हमारे कानून कैसे होते हैं और हमें कौन से अधिकार मिलते हैं। हम ये भी देखेंगे कि वक्त के साथ न्याय की सोच कैसे बदली है। तो फिर चलिए शुरुआत करते हैं प्लेटो से। वो न्याय को कैसे देखते थे? प्लेटो, हाँ, उनका मानना था कि समाज में न्याय तब आता है जब हर कोई अपना तय काम करे। अपना काम मतलब अपनी भूमिका निभाएं। उन्होंने समाज को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा था। एक वो जो चीजें बनाते हैं या व्यापार करते हैं, मतलब उत्पादक वर्ग। अच्छा। दूसरे वो जो समाज की रक्षा करते हैं, सैनिक वर्ग। और तीसरे वो जो सोचते विचारते हैं और शासन करते हैं, दार्शनिक वर्ग। और मजेदार बात यह है कि उन्होंने इन वर्गों को इंसानी फितरत के 3 खास गुणों से जोड़ा। हाँ, बिल्कुल। उत्पादक वर्ग के लिए उन्होंने कहा संयम यानी टेम्परेंस जरूरी है। सैनिकों के लिए साहस या करेज। सही। और दार्शनिकों के लिए विवेक या समझदारी मतलब विजडम। हाँ, और प्लेटो के लिए असली न्याय तब होता है जब ये तीनों वर्ग या कहें कि ये तीनों गुण एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर काम करें। तालमेल? हाँ, हार्मनी। हर कोई वही करे जिसके लिए वो बना है। प्लेटो मानते थे कि विवेक सबसे ऊंचा गुण है। इसलिए राज करने का हक सिर्फ दार्शनिकों का है, यानी फिलोसोफर किंग्स का। अच्छा, फिलोसोफर किंग्स। हाँ, उत्पादक वर्ग उनका पेट भरेगा और सैनिक वर्ग उनकी रक्षा करेगा। और ये सब विवेक के मार्गदर्शन में चलेगा। व्यक्ति के स्तर पर भी यही बात लागू होती है। संयम को साहस का सहारा मिले और दोनों विवेक के अधीन रहें। ठीक है, तो प्लेटो के लिए न्याय मतलब समाज में सही संतुलन और हर किसी का अपनी जगह पर होना। लेकिन उनके बाद अरस्तु आए। क्या उनका नजरिया अलग था? हाँ, थोड़ा अलग था। अरस्तु ने न्याय को ज्यादा, आप कह सकते हैं, व्यवहारिक तरीके से देखा। उन्होंने कहा कि राज्य तभी बनता है जब लोगों के मन में न्याय को लेकर एक जैसी समझ हो। उन्होंने न्याय के 2 मुख्य प्रकार बताए। पहला, वितरणात्मक न्याय, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी समाज में चीजें कैसे बांटी जाए। हाँ, बिल्कुल। और दूसरा, प्रतिवर्ती न्याय या कम्यूटेटिव जस्टिस, यानी लोगों के आपसी लेन देन में इंसाफ कैसे हो। तो ये जो पहला है वितरणात्मक न्याय, इसका मतलब क्या सबको बराबर मिलना चाहिए? नहीं, यहीं पर अरस्तु का नजरिया दिलचस्प हो जाता है। उन्होंने कहा कि बांटना अंकगणितीय अनुपात, मतलब सबको बराबर बराबर नहीं होना चाहिए। अच्छा। बल्कि रेखा गणितीय अनुपात में होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो योग्यता या काबिलियत, मतलब मेरिट के आधार पर। मेरिट? हाँ, जिसकी जितनी योग्यता उसे उतना हिस्सा मिले। अब योग्यता का मतलब अलग अलग समाज में अलग हो सकता है, लेकिन अरस्तु के आदर्श राज्य में योग्यता का आधार सद्गुण या अच्छाई मतलब वर्चू था। तो ये बराबरी का नहीं बल्कि अनुपात का सिद्धांत है। समझ गई। मतलब जो ज्यादा काबिल है उसे ज्यादा मिलना चाहिए, चाहे वो सम्मान हो या संसाधन। और दूसरा प्रकार प्रतिवर्ती न्याय, वो क्या है? क्या ये कुछ गलतियों को सुधारने जैसा है? बिल्कुल। प्रतिवर्ती न्याय का लेना देना लोगों के आपसी व्यवहार और लेन देन से है। सोचिए जैसे 2 लोगों के बीच कोई समझौता हुआ या कोई लेन देन। हाँ। इस न्याय का काम ये देखना है कि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। इसके 2 हिस्से हैं। पहला है परिशोधनात्मक, रेक्टिफिकेटरी। मान लीजिए किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया, तो उसकी भरपाई कैसे हो, बिगड़े हुए संतुलन को ठीक कैसे किया जाए, ये ज्यादातर जजों का काम होता है। ठीक है। दूसरा है प्रतिकारात्मक, रिट्रीब्यूटिव। ये जुर्म के लिए सजा से जुड़ा है। मूल मकसद यही है कि आपसी लेन देन में इंसाफ बना रहे और अगर किसी के साथ गलत हुआ है तो उसे सुधारा जाए। ये तराजू के पलड़ों को बराबर करने जैसा है। तो प्लेटो का फोकस हार्मनी पर था और अरस्तु का अनुपात और आपसी लेनदेन के संतुलन पर। अब कई सदियां आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी में जॉन रॉल्स का नाम बहुत बड़ा है। उनका न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? जॉन रॉल्स वाकई बहुत प्रभावशाली विचारक हैं। उन्होंने अपना सिद्धांत 1960 के दशक में अमेरिका में चल रही सामाजिक उथल-पुथल के दौर में दिया।
हाँ, वो सिविल राइट्स मूवमेंट का समय था शायद। हाँ बिल्कुल, नागरिक अधिकारों के आंदोलन और वियतनाम युद्ध को लेकर काफी बहसें चल रही थी। रॉल्स ने महसूस किया कि समाज के लिए न्याय सबसे जरूरी चीज है, जैसे किसी सोच के लिए सच्चाई। उन्होंने कहा कि हमें न्याय का एक ऐसा महान सिद्धांत यानी ग्रैंड थ्योरी ऑफ जस्टिस खोजना होगा जिस पर ज्यादातर लोग सहमत हो सकें, जिसे लोग निष्पक्ष मतलब फेयर माने। निष्पक्षता, फेयरनेस, ये कैसे तय हो कि क्या निष्पक्ष है? ये तो मुश्किल है। यहीं पर रॉल्स का सबसे प्रसिद्ध विचार आता है, अज्ञानता का पर्दा, मतलब वेल ऑफ इग्नोरेंस। अज्ञानता का पर्दा। हाँ, जरा सोचिए, अगर हमें समाज के नियम बनाने हों लेकिन हमें ये ना पता हो कि उन नियमों के बनने के बाद हम समाज में किस जगह पर होंगे, अमीर या गरीब, औरत या मर्द, किस जाति या धर्म के। मतलब हमें अपनी पहचान पता न हो। बिल्कुल, हमें अपनी कोई पहचान, कोई फायदा नुकसान पता ना हो। रॉल्स कहते हैं कि ऐसी मूल स्थिति, ओरिजिनल पोजीशन में, इस अज्ञानता के पर्दे के पीछे हम जो भी नियम चुनेंगे वो वाकई निष्पक्ष होंगे। क्यों? अंत निकल कर आते हैं। रॉल्स के अनुसार दो मुख्य सिद्धांत उभरते हैं। पहला, स्वतंत्रता का सिद्धांत, लिबर्टी प्रिंसिपल। लिबर्टी प्रिंसिपल। हाँ, हर किसी को ज्यादा से ज्यादा बुनियादी स्वतंत्रताएं मिलनी चाहिए जो दूसरों की वैसी ही स्वतंत्रताओं के साथ संगत हों, जैसे बोलने की आजादी, सोचने की आजादी वगैरह। ये सबसे पहली प्राथमिकता है। ठीक है। और दूसरा? दूसरा सिद्धांत थोड़ा जटिल है और इसके दो हिस्से हैं। क, सामाजिक और आर्थिक असमानताएं इस तरह से व्यवस्थित की जाएं कि वे सबसे कमजोर वर्ग, मतलब लीस्ट एडवांटेज्ड, के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो। सबसे ज्यादा फायदेमंद। हाँ, इसे अंतर सिद्धांत या डिफरेंस प्रिंसिपल कहते हैं। और ख, ये असमानताएं उन पदों और स्थितियों से जुड़ी हों जो सबके लिए अवसर की निष्पक्ष समानता, फेयर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के तहत खुली हों। मतलब मौके सबके लिए बराबर हो। यहाँ कहने का मतलब है, असमानता ठीक है अगर वो सबसे गरीब तबके का भी भला करे और मौके सबके लिए बराबर हों। रॉल्स स्वतंत्रता और समानता के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। तो रॉल्स का फोकस एक ऐसी व्यवस्था बनाने पर है जो निष्पक्ष हो और सबसे कमजोर का भी ध्यान रखे। लेकिन क्या सब लोग इससे सहमत थे? रॉबर्ट नोजिक का नाम भी आता है और उनका नजरिया काफी अलग बताया जाता है। हाँ, रॉबर्ट नोजिक रॉल्स के बड़े आलोचक थे और उनका नजरिया बिल्कुल अलग छोर पर है। वो एक स्वेच्छातंत्रवादी यानी लिबर्टेरियन विचारक थे। लिबर्टेरियन। हाँ, उनके लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता, खासकर अपनी संपत्ति रखने और इस्तेमाल करने की आजादी सबसे ऊपर है। समानता उनके लिए उतनी जरूरी नहीं थी। संपत्ति का अधिकार नोजिक इसे इतना अहम क्यों मानते थे? नोजिक का तर्क था कि अगर आपने कोई चीज न्यायपूर्ण तरीके से हासिल की है, जस्टिस इन एक्विजिशन, जैसे मेहनत से कमाई है या कोई खाली पड़ी चीज पर कब्जा किया है जिससे किसी और का नुकसान न हो, ठीक है, या फिर वो चीज आपको किसी ऐसे इंसान से मिली है जिसने उसे न्यायपूर्ण तरीके से हासिल किया था, जस्टिस इन ट्रांसफर, हाँ, तो वो चीज पूरी तरह आपकी है, उस पर आपका पूरा अधिकार है। पूरा अधिकार। हाँ, इसी आधार पर उन्होंने अपना न्याय का अधिकारिता सिद्धांत या एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस दिया। इसके तीन मुख्य हिस्से हैं। पहला, न्यायपूर्ण अधिग्रहण एक्विजिशन, दूसरा न्यायपूर्ण हस्तांतरण ट्रांसफर, और तीसरा अन्याय का सुधार रेक्टिफिकेशन ऑफ इनजस्टिस। यानी अगर कोई संपत्ति गलत तरीके से, जैसे चोरी या धोखे से हासिल की गई है तो उस गलती को सुधारा जाना चाहिए, शायद मुआवजा देकर। तो नोजिक के हिसाब से सरकार का काम क्या है? क्या उसे रॉल्स की तरह असमानता कम करने की कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं। नोजिक मानते थे कि सरकार का काम बहुत सीमित होना चाहिए, बस लोगों के अधिकारों की रक्षा करना, खासकर संपत्ति के अधिकार की। वो कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के सख्त खिलाफ थे। वेलफेयर स्टेट के खिलाफ क्यों? उनका मानना था कि टैक्स लगाना एक तरह की जबरदस्ती है, बेगार या बलात् श्रम यानी फोर्स लेबर जैसा है। फोर्स्ड लेबर, टैक्स। हाँ, क्योंकि सरकार आपकी मेहनत की कमाई का एक हिस्सा जबरदस्ती लेकर दूसरों को बांट देती है, जिसके लिए आपने सहमति नहीं दी। उनका तर्क था कि अगर आपने कोई चीज सही तरीके से कमाई है तो आप उसका जैसे चाहें इस्तेमाल करने के लिए आजाद हैं। ये तो रॉल्स के विचारों से एकदम उलट है। टैक्स एक तरह की बेगार है। ये तो काफी चौंकाने वाला विचार है। स्रोत इसके पीछे क्या तर्क देते हैं? स्रोत बताते हैं कि नोजिक का मूल तर्क व्यक्ति की आत्मस्वामित्व यानी सेल्फ ओनरशिप पर आधारित है। उनका मानना था कि हर व्यक्ति खुद का मालिक है। खुद का मालिक? हाँ,
अपने शरीर का, अपनी प्रतिभा का और अपनी मेहनत के फल का। अगर आप खुद के मालिक हैं तो आपकी कमाई भी आपकी है। सरकार का उसे लेना आपके आत्मस्वामित्व का उल्लंघन है। हालांकि उन्होंने एक सीमा भी बताई थी, आप किसी चीज पर कब्जा तब तक ही कर सकते हैं जब तक उससे दूसरों की स्थिति पहले से बदतर न हो जाए। जैसे रेगिस्तान में पानी के अकेले स्रोत पर कोई कब्जा नहीं कर सकता, वो एक लिमिट है। ठीक है, तो हमारे पास रॉल्स हैं जो निष्पक्षता और सबसे कमजोर के फायदे पर जोर देते हैं, और नॉजिक हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार को सर्वोपरि मानते हैं। स्रोतों में मार्क्सवादी दृष्टिकोण का भी जिक्र है, वो न्याय को कैसे देखते हैं? मार्क्सवादी नजरिया इन दोनों से काफी अलग है। मार्क्सवाद न्याय को सीधे तौर पर आर्थिक व्यवस्था और वर्ग संघर्ष से जोड़कर देखता है। वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल। हाँ, उनके मुताबिक पूंजीवादी व्यवस्था मतलब कैपिटलिज्म अपने स्वभाव से ही अन्यायपूर्ण है, क्योंकि इसमें मजदूर वर्ग का शोषण होता है। पूंजीपति मजदूर की मेहनत से पैदा हुए मुनाफे का बड़ा हिस्सा हड़प लेता है। तो मार्क्सवादियों के लिए न्यायपूर्ण समाज कैसा होगा? क्या वो कैपिटलिज्म में सुधार चाहते थे? नहीं, सुधार नहीं। उनके लिए न्यायपूर्ण समाज वो होगा जहां शोषण खत्म हो जाए। इसके लिए जरूरी है कि उत्पादन के साधनों जैसे फैक्ट्री, जमीन, इन पर किसी एक वर्ग का नहीं बल्कि पूरे समाज का मालिकाना हक हो। सामाजिक स्वामित्व। हाँ, सामाजिक स्वामित्व। आर्थिक असमानता खत्म हो जाए। मार्क्सवाद एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करता है जहां स्वतंत्रता और समानता दोनों हों और जो मौजूदा पूंजीवादी व्यवस्था के अन्याय से पूरी तरह मुक्त हो। वो मानते थे कि पूंजीवाद में सुधार नहीं हो सकता, उसे खत्म करना ही होगा। ये बिल्कुल अलग फ्रेमवर्क है। अब एक और दृष्टिकोण देखते हैं, समुदायवादी मतलब कम्युनिटेरियन, जिसके विचारक माइकल वॉल्जर हैं। वो रॉल्स जैसे सार्वभौमिक सिद्धांतों की आलोचना क्यों करते हैं? वॉल्जर जैसे समुदायवादी विचारक मानते हैं कि न्याय का कोई एक हर जगह लागू होने वाला सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं हो सकता, जैसा रॉल्स ढूंढ रहे थे। क्यों नहीं हो सकता? उनका कहना था कि न्याय की हमारी समझ हमारे समुदाय, हमारी संस्कृति, हमारी साझा मान्यताओं से जुड़ी होती है। अलग अलग समुदायों में चीज़ों का मतलब और अहमियत अलग अलग होती है, इसलिए न्याय के नियम भी अलग अलग होने चाहिए, यूनिवर्सल नहीं हो सकते। ये दिलचस्प है। तो वॉल्जर का न्याय के क्षेत्र या स्फीयर्स ऑफ जस्टिस का सिद्धांत क्या कहता है? वॉल्जर अपनी किताब स्फीयर्स ऑफ जस्टिस में तर्क देते हैं कि समाज में अलग अलग तरह की अच्छी चीजें होती हैं, सोशल गुड्स, जैसे पैसा, राजनीतिक पद, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, सम्मान वगैरह। और इन अलग अलग चीजों को बांटने के लिए अलग अलग सिद्धांत होने चाहिए जो उस चीज के सामाजिक अर्थ के हिसाब से तय हों। इसे वो जटिल समानता यानी कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी कहते हैं। जटिल समानता, कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी, ये क्या है? उदाहरण के लिए देखो, बाजार के क्षेत्र में पैसा महत्वपूर्ण है और वहां चीजें पैसे से खरीदी बेची जाती हैं, ये ठीक है। हाँ, लेकिन पैसे की ताकत को दूसरे क्षेत्रों पर हावी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसे के दम पर कोई राजनीतिक चुनाव जीत जाए या अच्छी शिक्षा खरीद ले या ज्यादा सम्मान पा जाए। मतलब पैसा अपनी जगह ठीक है, पर हर जगह नहीं चलना चाहिए। बिल्कुल, हर क्षेत्र का अपना तर्क और अपने वितरण के नियम होने चाहिए। पैसे का दबदबा अगर शिक्षा या राजनीति में घुस जाए तो वो अन्यायपूर्ण होगा। यही कॉम्प्लेक्स इक्वालिटी है, अलग क्षेत्रों में अलग नियम। तो मतलब हर चीज का बंटवारा उसके अपने क्षेत्र के हिसाब से हो, न कि एक ही लाठी से सबको हाँका जाए। लेकिन क्या वॉल्जर ये बताते हैं कि हर क्षेत्र के लिए सही नियम क्या होंगे? यहीं पर उनकी आलोचना भी होती है। आलोचक कहते हैं कि वॉल्जर ने ये तो बताया कि अलग अलग क्षेत्र होने चाहिए, लेकिन उन्होंने ये साफ नहीं किया कि हर क्षेत्र में न्यायपूर्ण वितरण के ठोस मानदंड क्या होंगे। अच्छा, ये तय करना मुश्किल होगा फिर। हाँ, ये तय करना मुश्किल हो सकता है। फिर भी वॉल्जर का योगदान ये है कि उन्होंने हमें सोचने पर मजबूर किया कि न्याय से संसाधनों के बंटवारे का मामला नहीं है, बल्कि उन चीजों के सामाजिक अर्थ और संदर्भ का भी मामला है। उन्होंने न्याय की बहस को ज्यादा जटिल और प्रासंगिक बनाया। तो हमने आज न्याय के कई अलग अलग रंग देखे, प्लेटो के समाज में सामंजस्य से लेकर अरस्तु के योग्यता के अनुपात तक। हाँ, फिर रॉल्स की निष्पक्षता और अज्ञानता के पर्दे से होते हुए नॉजिक के व्यक्तिगत अधिकार और संपत्ति पर जोर। बिल्कुल। और आखिर में वॉल्जर के समुदाय और न्याय के अलग अलग क्षेत्रों तक। साफ है कि न्याय की कोई एक आसान परिभाषा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सारे सिद्धांत हमें बुनियादी सवालों से जूझने पर मजबूर करते हैं। हमारे समाज में संसाधन, मौके और अधिकार कैसे बंटें? सही। क्या समानता ज्यादा जरूरी है या स्वतंत्रता? क्या व्यक्ति का हित पहले आता है या समुदाय का?
क्या न्याय का कोई ऐसा नियम हो सकता है जो हर जगह हर किसी पर लागू हो, या ये हमेशा संदर्भ पर निर्भर करेगा? आज की हमारी इस गहरी पड़ताल से ये तो साफ है कि न्याय एक ऐसा विचार है जिस पर बहस कभी खत्म नहीं होगी। हाँ, ये चलती रहेगी। ये हमेशा विकसित होता रहेगा और शायद इसकी कोई आखिरी पक्की परिभाषा कभी मिले भी ना। सही कहा।